मनु जी, आपके बारे में आपके साथ पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है और जब भी आप मंच पर होते हैं तो बहुत सारी जो पिक्चर्स है वो मेरे दिमाग में आ जाती है। एक तो आप हमारे बिहार के हैं, दूसरी चीज ये कि भोजपुरी फिल्म में जिस तरीके से आपने नाम कमाया, फिर आपकी आवाज का जो जादू है वो अभी पंचायत 2 में भी नजर आया। तो मुझे लगता है आज जब इस मंच पर हम हैं तो यहाँ पंचायत होगी, लेकिन ये पंचायत जो है वो सियासी होने वाली है। तो एक बार जोरदार स्वागत कीजिए मनोज तिवारी जी का, यहाँ मंच पर उपस्थित है। और मनोज जी, बहुत स्वागत है, आपने अपना समय दिया हमें। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। माइक एक बार टेस्ट कर लीजिएगा प्लीज। जी, हेलो जी। जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। मनोज जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से तीसरी बार सांसद बनना और जिस तरीके का भरोसा बीजेपी ने आप पर जाहिर किया, आपने ये बता दिया कि हीरो जो है असली वो आप ही हैं। कन्हैया कुमार आपके सामने थे और बड़े मार्जिन से आपने जीत दर्ज की। सफर कैसा रहा आपका? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबको नमस्कार। और जो लोग दिल्ली के लोग यहाँ कॉन्क्लेव में आके बैठे हैं उनको तो डबल धन्यवाद है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह आप सब आ गए हैं। आप सबको नमस्कार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 की जो लड़ाई थी वो बहुत हिस्टोरिक बन गई है। हर चीज को देखने का सबका अपना नजरिया होता है। मैं मानता हूं कि ये नए भारत की इससे विश्वासपूर्ण तस्वीर नहीं हो सकती है, जहां एक व्यक्ति को, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, उनको देश की जनता ने तीसरी बार क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारत का प्रधानमंत्री बनाया हो। हमने सुना है कि जवाहरलाल नेहरू जी भी थे 3 बार, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी जब थे तब दूसरी कोई पार्टियां नहीं थी जी, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही थी और कांग्रेस से ही लोग अलग अलग हट करके अलग अलग जा रहे थे। लेकिन 2024 में इतनी पार्टियां हैं कि गिनती की गिनाएंगी नहीं, और सबका अपना अपना रीजनल एक इंपॉर्टेंस है। कई बार तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी रीजनल पार्टियों के चरणों में बैठ करके भीख मांगनी पड़ी है, तब जाके उनको साथ लिया उन लोगों ने। ये बात बोलते समय मैं कुछ मुझे गुरेज नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी होती थी। वैसी स्थिति में मेरा भी तीसरी बार सांसद बनना, क्योंकि दिल्ली से भी आज तक कोई तीसरी बार लगातार सांसद, तीसरी बार बना ही नहीं था सांसद जी, तो वो भी मनोज तिवारी के हिस्से में आया, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आया। और सातों के सातों हमारे प्रिय भाई प्रवीण खंडेलवाल जी सामने बैठे हैं, और इस चैनल के ओनर तो हैं ही वो, जिनकी बात मैं अगला करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए वो एक उनको मैं कई मामले में अपना शिक्षक भी मानता हूं। एक बहुत लंबे समय से मैं उनके साथ संपर्क में हूं, और दुनिया उनको जेसी कहती है, मैं उनको जगदीश चंद्रा जी बड़े भाई बोलता हूं। वो भी सामने बैठे हुए हैं, और उनकी यात्रा अभी बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है जी। तो मेरा ये मानना है कि 7 के 7 सांसद दिल्ली से तीसरी बार दिल्ली की जनता के द्वारा जिताना, ये भी एक नया इतिहास है, और इस विश्वास की कदर हम करना जानते हैं। आगे हमारी यात्रा जारी है। आज भारत 24 में मनोज तिवारी है जी। और क्योंकि मनोज जी आपने यात्रा की बात कही है, तो अगला पड़ाव जो है वो आपका अगले साल होने वाला दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, पूरी तरह से हम लोगों की तैयारी क्या है, लोगों को समझाना है। दिल्ली में एक भ्रम को, एक भ्रष्टाचारी लोग भ्रम फैला करके एक लंबे समय तक दिल्ली में शासन किए। 2013 से हैं वो शासन में, और दिल्ली को जितने धोखा दिए जा सकते थे उन्होंने दिए हैं। आज दिल्ली में स्थिति ये है कि
दिल्ली की गलियों में आप चलते समय आपको महसूस होगा कि मैं शायद देश के सबसे पिछड़े गली किसी क्षेत्र से गुजर रही हूं, ऐसा आपको लगेगा। थोड़ी सी बारिश होती है, बाढ़ की जल जमाव की स्थिति आप देखते हैं। दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया है। कल पार्टी ने एक बहुत बड़ा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट किया, तब आज उन्होंने कहा है कि हम शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 10 साल में एक नया गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है। दिल्ली में 1024 स्कूल थे, जिसमें 4 स्कूल बंद हो चुके हैं, जबकि 500 नए स्कूल बनाने का पहले ही 5 साल में वादा था। आपको जान के दुख होगा कि दिल्ली में हर साल 9th क्लास में और 11th क्लास में 1 लाख बच्चे फेल किए जाते हैं। इसलिए फेल किए जाते हैं कि परीक्षा में बैठेंगे तो रिजल्ट खराब होगा दिल्ली का, तो दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी सरकार का चेहरा है उस पर दाग लगेगा। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि बच्चों को पढ़ा करके पास कराना शिक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारी तैयारी क्या होगी? हमारी तो यही होगी कि मैं दिल्ली की जनता से, हम लोग कहेंगे भैया 26 साल से बीजेपी दिल्ली की सरकार में नहीं है, या तो कांग्रेस रही या तो आम आदमी पार्टी रही। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार 5 साल के लिए ये भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दिया जाए और हम 5 साल में कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे कि दिल्ली का हक क्या क्या बनता है। ये हमारी तैयारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको, और तैयारी तो आपकी चल ही रही है। लेकिन मनोज जी, एक सवाल जो दिल्ली की जनता के जहन में या फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी आपसे हमेशा पूछती रही है, चेहरा कौन होगा? चेहरे को लेकर के कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, ये सवाल लोगों के जहन में रहा। तो क्या इसका जवाब आपने ढूंढा, कुछ मिला है? देखिए, हमारा ये सवाल में हमें उलझाते जरूर हैं लोग, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो चेहरा मिला था दिल्ली को। क्या हुआ? आप देखिए, अरविंद केजरीवाल तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा चेहरा समझ के उनको चुना था दिल्ली ने। आज वो चेहरा ही जेल के अंदर है, कोर्ट बेल नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री होते हुए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए कि कोई रिश्वत मांगे तो फोटो खींच लो, यहां अपलोड कर दो, वहां कर दो, और खुद ही अपना ही वीडियो बनवा बैठे कि ये विजय नायर हमारा अपना आदमी है, 100 करोड़ दे दो इसको। इसका वीडियो है, इसका पूरा फेस टाइम वीडियो कॉल पे सब कुछ प्रूफ आ गया, और जिससे बात किया उसी ने दे दिया। तो चेहरा, आप बताइए कि चेहरे से काम होगा या कार्य नीति से, पॉलिसी और नियत से काम होगा? मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ये चेहरे की बात थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। हमने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथों सांसद होंगे, उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की वर्किंग शैली होगी, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों होगी। इसलिए चेहरा छोड़ करके इस समय कोई ना कोई तो बनेगा ही। हमने मध्य प्रदेश में चेहरा पहले तो नहीं कहा कि कौन होगा, मिला। राजस्थान में कौन नहीं बताया, मिला। उड़ीसा में नहीं बताया, मिला। तो अब पार्टी में कितनी अच्छी बात होती है कि आप ये मत सोचिए कि जो सामने पहली चेयर पे बैठा है वही वीआईपी है, वही आएगा। वीवीआईपी कल्चर लाल बत्ती वाला भी खत्म हो गया, और वीवीआईपी कल्चर आगे बैठने वाला भी खत्म हो गया। पीछे से भी कोई आएगा और आकर के चीफ मिनिस्टर की चेयर पे बैठ जाएगा। इस बार ये हम काम देखें, हम काम की बात करना चाहते हैं जी। अच्छा, काम की चूंकि आपने बात की और आपने इन तमाम जो भी प्रकरण हुए उसका आपने जिक्र भी किया, लेकिन उनकी तरफ से कहना ये है कि ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि एक एक करके जो है बेल मिली है, तो अब इंतजार हो रहा है कि जो उनके आला कमान है वो आ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये तो राजनीति से भाई साहब प्रेरित है और शायद इसी पे वो विधानसभा का चुनाव लड़ने आगे। अगर राजनीति से प्रेरित होता तो बेल कैसे मिल जाती? बेल मिली तो हाँ 17 महीने बाद मिली। अब इसमें कोर्ट को आप दोषी ठहराना चाहते हैं क्या? अगर आपको कोर्ट इस लायक नहीं समझती है कि आपको बेल दिया जाए, चुनाव में भी आपको इंटरिम बेल दिया जाता है, तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, देखो जी चोरी हुई है। अब माननीय न्यायालय अगर आपको बेल नहीं दे रहा है तो हम क्या करें? मैं समझता हूं बेल देना ना देना ये तो कोर्ट का काम है, लेकिन क्या बेल देने से केस खत्म हो जाएगा?
दिल्ली में, दिल्ली के जो जेलों में रहने वाले लोग हैं, वो जब निकलते हैं, एक तो कहते हैं खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, और निकलते हैं तो इतना हृष्ट पुष्ट होके निकलते हैं कि पता नहीं चलता है ये जेल में थे कि किसी 5 स्टार होटल में थे। आप संजय सिंह को देख लीजिए, आप मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, ये जब निकले हैं तो इनके चेहरे का ग्लो देखिए। अरे भैया, जेल आपकी है। वैसे भी देखिए, जेसी सर बैठे हैं, इतने विद्वान लोग बैठे हैं, जेल इज स्टेट सब्जेक्ट, तो तिहाड़ जेल की भी व्यवस्था ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, उन्हीं के जेल मंत्री भी है। ये बात अलग हो कि हो सकता है वो भी जेल में हो। तो मेरा मानना है कि इसका दोषारोपण करके या इसको ऐसा दिखा के देते हो कि आप हीरो बन के आए हो। अरे हीरो नहीं हो, आप चोर हो। आपके ऊपर बहुत बड़ा करप्शन का आरोप है। और याद रखिए, मनोज तिवारी पर भी अगर आरोप लगा ना, तो मनोज तिवारी को भी अपनी सफाई देनी पड़ेगी। हमें भी बचाने के लिए प्रवीण खंडेलवाल जी भी नहीं आएंगे, ये भी बोलेंगे भैया पहले सिद्ध कर लो अपना, उसके बाद मिलेंगे हम लोग। ये हमारी पॉलिसी है। इसलिए मैं मानता हूं कि दिल्ली के लोगों को सावधान रहना चाहिए। चुनावी बातें तो बहुत सारी होती हैं और उनकी तरफ से भी रखी गई। एमसीडी में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के हाथ एमसीडी आई, उसके बाद विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आ गई, एक बार फिर से एमसीडी उनके पास चली गई है। वो कह रहे हैं कि काम अगर एमसीडी बीजेपी के पास थी तो उन्होंने काम कर लिया होता, ये तो सिर्फ चुनावी सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि अब वो लोग एमसीडी में भी हैं। हम चुनाव लड़ते समय तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी हार हो, लेकिन जब फाइनली वो एमसीडी में भी आ गए, दिल्ली सरकार में भी है, तो मनोज तिवारी बड़ा खुश है। क्योंकि ये लोग इतने बहानेबाज हैं कि अगर एमसीडी नहीं होती तो एमसीडी के ऊपर भी सारा ठोकरा फोड़ देते। आज एमसीडी भी उनके पास है, दिल्ली सरकार भी उनके पास है, 76,000 करोड़ सालाना का बजट भी उनके पास है। अगर इसके बाद भी आप दिल्ली को ये दिल्ली दे रहे हो तो ऐसे लोगों से दिल्ली का विश्वास उठ जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। देशव्यापी आंदोलन इस समय मनोज जी चल रहा है दिल्ली के सब्जेक्ट से तर कोलकाता में जो हुआ हम सब ने देखा है। हमने इसमें ये भी देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें वहां पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंची, जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। और ये वही दिल्ली है जहां निर्भया कांड हुआ और जिसको लेकर के जन आक्रोश हम लोगों ने साफ तौर पर देखा। क्या वजह लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अब तो सबको पता है कि अब रेप और अपराध की घटनाएं भी अपना समर्थक और विरोधी देख करके उसको उठाया जाता है। दिल्ली की जो हॉस्पिटल में जो एक बिटिया के साथ हुआ है, उसको इस देश का कौन व्यक्ति उसको सही ठहराएगा? लेकिन कांग्रेस वहां पे विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि इससे ममता दीदी को चोट पहुंचेगी जी। अब यही तो हम देश को बताना चाहते हैं कि भाई जहां अपराध हो तो अपराध के खिलाफ बोलिए, और यहां तो अपराध को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, घटना जितनी दर्दनाक है उससे ज्यादा दर्दनाक उसको छुपाने की कोशिश है जी। तो मैं निशब्द हो जाता हूं। ये देश के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत इमोशनल हैं, और वो लोग ये सारी कुछ देख रहे हैं। मेरा तो दिल रो रहा है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की घटना को सरकार छुपाने में लगी है, वो इस देश में एक बड़ा नजीर है जी। और सीबीआई इंक्वायरी में सब कुछ सामने आ रहा है जी। और इसी बीच हमारे बीच यहाँ पर जिमी शेरगिल जी हैं, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिमी शेरगिल को हर कोई जानता है एक चॉकलेटी हीरो के रूप में, और बेहतरीन अभिनय इनका रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका जिमी जी। जी मनोज जी, और चूंकि चुनाव से लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, और क्योंकि अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं इस कॉन्वर्सेशन के, और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, पंचायत का हमने जिक्र किया। पंचायत सोहर है जो हमारे यहाँ गाई जाती है जब बच्चे का जन्म होता है कि बच्चा ये बनेगा, वो बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपका दिल करे तो अगर 2 लाइन आप यहाँ पे गुनगुना सके। नहीं, मेरा तो दिल आज कुछ और कह रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं हम उसमें ये भाव तो नहीं देना चाहते हैं कि एकरे तो रहल है जरूरत, लेकिन चूंकि मैं दिल्ली का एक सांसद हूं
और मैं भारत 24 पे एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूं कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर बन गई है। क्या हुआ है गलियों में लोग गिर रहे हैं, यमुना के पानी से जीव मर रहे हैं। ये दिल्ली की व्यवस्था कहाँ सो गई है, दिल्ली को किसकी नजर लग गई है। क्या बात है। ये हमारा आज का भाव है, यही हमारा दर्द है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे शो का हिस्सा होने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं भारत 24 को 2024 में मैं चाहता हूं कि ये हम 2024 के कॉन्क्लेव में हैं और आने वाले समय में ये चैनल देश का नंबर 1 चैनल बने। जैसी साहब की कोशिशों को परवान चढ़ाया जाए और इनकी जो निर्भीकता और निष्पक्षता है, मैं उसका बहुत मुरीद हूं। ये हमसे मुस्कुरा के मिलेंगे, लेकिन अभी गलती होगी तो सबसे ज्यादा ठुकाई मेरी भारत 24 पे ही होगी। इसलिए मैं इसको बहुत प्यार करता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।